शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के वी भोसले, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानंद नगर बुरली, विभाग 3 सत्र 5 प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत इकाई 2 1 के अंतर्गत जो काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य के प्रकार, तो इनमें से काव्य गुण के बारे में इसके पहले आपने देख लिया है। तो यहाँ काव्य गुण के बारे में जिस समय देखते हैं तो उसमें शब्द शक्ति यानी शब्द महत्वपूर्ण होता है। शब्द और भाषा उसमें महत्वपूर्ण है। यानी काव्य किस प्रकार होना चाहिए या काव्य के अंतर्गत शब्दों का विवेचन, शब्दों का चुनाव, पदों का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में इसके अंतर्गत विचार व्यक्त किया है। काव्य लिखते समय गुण महत्वपूर्ण है। अगर गुण काव्य के अंतर्गत है उसी समय काव्य का महत्व, काव्य से मिलने वाला आनंद, काव्य से व्यक्त होने वाला मनोरंजन स्पष्ट होता है। जैसे व्यक्ति के बारे में है, अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छे से अच्छे गुण हैं तो उस समय वह व्यक्ति ने सुखी, आनंदी, मनोरंजनात्मक रह सकता है। उसी प्रकार काव्य के बारे में भी यहाँ महत्वपूर्ण है। तो काव्य में अधिक से अधिक अगर गुण हो तो वह काव्य अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, पढ़ने को अच्छा लगता है। और इसीलिए गुण के बारे में देखा है, कई विद्वानों ने अनेक गुणों की चर्चा की है, परंतु उनमें से काव्य में अथवा साहित्य में 3 गुण महत्वपूर्ण हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन 3 गुणों के माध्यम से काव्य श्रेष्ठ बन सकता है। परंतु देख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 2 पहलू होते हैं, जो आंतरिक और बाह्य, अथवा किसी व्यक्ति में गुण और दोष दोनों भी होते हैं। तो उसी प्रकार काव्य में भी अनेक गुण दोष महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु ज्यादा से ज्यादा दोष नहीं होना चाहिए। तो दोष अगर हो तो काव्य किस प्रकार लगता है, अथवा काव्य में अगर दोष है तो कौन कौन से दोष हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ आप चर्चा करेंगे। तो यहाँ काव्य गुणों के बारे में जैसे बता दिया कि माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण हो तो काव्य अच्छा लगता है। तो काव्य दोष के बारे में चर्चा करते समय आचार्य भामह ने कह दिया है कि काव्य का सृजन करना कोई अपराध नहीं है। व्यक्ति जो वर्ड्सवर्थ ने कह दिया है कि यहाँ काव्य की जो निर्मित है उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक है। सहज ही आपके मन में काव्य का निर्माण हो सकता है। 4-2 शब्द निर्माण हो सकते हैं और इन 4-2 शब्दों के माध्यम से ही कुछ पंक्तियां अपने आप अपने मस्तिष्क में यहाँ चलती रहती है, विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भामह ने कह दिया है कि काव्य सृजन न करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सदोष काव्य रचना करना तो साक्षात मृत्यु है। नहीं, इनका कहना क्या है कि काव्य सृजन न करना, न करने के पीछे क्या है, उसे अपराध माना है। मुझे काव्य निर्माण करते समय काव्य अच्छी तरह से मैं निर्माण नहीं कर सकता, काव्य का सृजन नहीं कर सकता, वह अपराध हो सकता है। परंतु उन्होंने कह दिया कि सदोष काव्य रचना करना तो साक्षात मृत्यु है। मृत्यु की उपमा दी है। काव्य निर्माण करना ये काव्य मृत्यु के समान माना गया है। मतलब क्या है कि साहित्य निर्दोष होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए।
उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कई साहित्य शास्त्रियों ने अथवा विद्वानों ने काव्य में जो दोषों को टालने के लिए मान्यता दी है। ज्यादा से ज्यादा जो दोष अगर काव्य में हो सकते हैं तो उसमें उन दोषों को टालना महत्वपूर्ण है और उसे मान्यता भी दी है। जैसे अभिव्यक्ति के बारे में कह दिया, गुण दोष दोनों होते हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा गुणों का होना आवश्यक है। अगर ज्यादा दोष हुए तो उसे दोषी ठहराया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा गुण है तो वह व्यक्ति अच्छा है, यह उसे उपमा दी जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ साहित्य शास्त्रियों ने अथवा विद्वानों ने दोषों को टालने के लिए मान्यता दी है। परंतु देख लीजिए, जिस समय काव्य का स्वरूप आपने देखा तो उसी समय आचार्य मम्मट ने एक परिभाषा बनाई थी, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः क्वापि। काव्य किस प्रकार होना चाहिए? तो काव्य दोष मुक्त होना चाहिए, काव्य में दोष नहीं होना चाहिए। नहीं, काव्य दोष मुक्त, गुण युक्त और अलंकार युक्त, दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त काव्य का होना आवश्यक है। तो इसमें दोष नहीं होना चाहिए, काव्य दोष रहित होना चाहिए, गुणों का होना चाहिए और अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। या आचार्य मम्मट ने यह परिभाषा दी है, और इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों की परिभाषा देते समय यहां उसका विरोध तो किया, लेकिन उसके पश्चात यहाँ आचार्य भरत और आचार्य वामन जो है उन्होंने कह दिया है कि दोष टालने के लिए गुण को लाना यह पर्याय हो सकता है। नहीं, दोष दूर करने के लिए काव्य में ज्यादा से ज्यादा गुणों का होना आवश्यक है। नहीं, गुण महत्वपूर्ण माने गए हैं। यहाँ काव्य दोषों के संबंध में, काव्य में ज्यादा से ज्यादा दोष होते हैं, दोष नहीं होना चाहिए अथवा दोषों के बारे में सभी विद्वानों में विचार हुआ, विचार विमर्श हुआ। यहाँ विचार विमर्श के पश्चात काव्य में दोष कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, यह चर्चा की, विचार किया, और उसके पश्चात सभी विद्वानों ने कह दिया कि काव्य दोष के तीन भेद माने गए हैं। तीन प्रकार के दोष काव्य में हो सकते हैं और उसे दूर करने की आवश्यकता है, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ काव्य दोषों के बारे में जिस समय विचार किया और तीन दोष माने, तो उसमें कह दिया, पहला दोष है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। नहीं, शब्द दोष, अर्थ दोष और या रस दोष, इन तीन दोषों से तीन दोष काव्य में हो सकते हैं, और यह तीन दोष अगर आप किसी भी कवि अथवा साहित्यकार ने दूर किए अथवा दोषों को, इन तीन दोषों को दूर रखा, तो उसी समय साहित्य श्रेष्ठ हो सकता है अथवा सर्वोत्कृष्ट बन सकता है। इसी प्रकार का विचार किया। तो यहाँ ये तीन दोष जब माने तो उनके एक एक दोष के बारे में यहाँ पर अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है शब्द दोष। यहाँ जैसे पहले कह दिया कि यहाँ जो भाषा है जो एक सामाजिक वस्तु है, और भाषा सामाजिक वस्तु है, अथवा मनुष्य जो है एक जो समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण उसमें विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, अपने भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो उसी समय वह अपने मुंह से शब्दों को उच्चारित करता है। तो यहाँ शब्दों का जिस समय मुंह से निकलता है तो उसी समय कभी कभी अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों में भी दोष हो सकता है। तो ऐसे दोष युक्त जो शब्द है अपने मुंह से नहीं निकलने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि काव्य में आनंद प्रदान करने वाला
जो पहला अगर अवयव कौन है तो शब्द है। तो शब्द कैसे है, सुनने के लिए कैसे है, पढ़ने के लिए कैसे है, इस पर अगला जो है आनंद जो है वह महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पहला शब्द माना है और शब्द एवं पद जो है वह दोष इसके अंतर्गत हो सकता है, तो इससे टालने की आवश्यकता है। तो यहाँ उसके पश्चात यहाँ कह दिया है कि शब्दों के संकट जो कह दिया है कि जहां शब्द या पद रचना और प्रयोग के कारण काव्यार्थ की प्रतीति में बाधा उत्पन्न होती है, वहां पदगत दोष या पद दोष कहा जाता है। काव्य का अर्थ प्राप्त करने में या प्राप्त करने के लिए या समझने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता है कि शब्द या पद रचना, अर्थ समझने के लिए बाधा कौन डालता है तो शब्द और पद डालता है। तो यहाँ शब्द एवं पद के कारण ही अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न होती है, तो वहां पर पदगत दोष या पद दोष उसे कहा जा सकता है। तो यहाँ इसी प्रकार शब्द दोष या पद दोषों में आचार्य मम्मट ने पद दोष के बारे में कह दिया है कि 16 दोष माने हैं। पद दोष के यहाँ 16 प्रकार बताए हैं, लेकिन उनमें से कुछ दोष जो है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कह दिया है कि सबसे पहला उनके दो माने हैं, एक है श्रुति कटुत्व और दूसरा जो है अश्लीलता। यहाँ शब्द दोष के अंतर्गत दो भेद है, एक श्रुति कटुत्व है और दूसरा है अश्लीलता। काव्य रचना करते समय सुनने में मधुर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए अथवा प्रयोग करना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें रस नहीं होता। रस श्रुति यानी सुनना, रस नहीं होता, तो रस के विपरीत कानों को खटकने वाले कठोर वर्ण प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष आता है। यहाँ सुनने के लिए जैसे आप देख लीजिए कि प्राचीन काल के जो गीत है और उन गीतों में जो संगीत है, वह संगीत आपके कानों को सुनने को कैसा लगता है। वह संगीत सुनते ही गीत कौन सा हो सकता है या आप गुनगुनाने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, वह संगीत मधुर होता है। परंतु आज आधुनिक युग का जो संगीत अगर आपने देखा तो वह सुनते ही यहाँ श्रुति कटुत्व दोष निर्माण होता है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत यहाँ कह दिया है कि यहाँ उदाहरण भी दिया है श्रुति कटुत्व का। उदाहरण है, ठाट है सर्वत्र घर या घाट है। ठाट है सर्वत्र घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। यहाँ दो पंक्तियों में जो वर्ण आए हुए हैं ने सुनने को कठोर जो लगते हैं, तो ट और ठ ये जो ध्वनिया है, वह दो ध्वनिया आपके कानों को कठोर लगती है और कठोर लगती है, इसी कारण आप सुनना पसंद नहीं करते। श्रुति कटुत्व यह दोष है। अर्थ सही है, अर्थ अच्छा है। ठाट है सर्वत्र घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। लक्ष्मी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कह दिया है, लक्ष्मी इसका मतलब क्या है, घर में लक्ष्मी का होना कहा जाता है कि होना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यह ट और ठ के कारण श्रुति कटुत्व दोष यहाँ निर्माण होता रहता है। दूसरा जो भेद है यहाँ अश्लीलता। अश्लीलता जो है वह यहाँ अश्लीलता जो है कभी कभी किसी के मुंह से अथवा कविता के माध्यम से अथवा कविता में ऐसे शब्द आते हैं कि उसमें अश्लीलता होती रहती है। यहाँ यह जो दोष है वह किसी पद के कारण होता रहता है। यहाँ
अर्थ तो अभिप्रेत होता है, लेकिन अर्थ अभिप्रेत होने के साथ साथ कई शब्दों से लज्जा का भाव यहाँ पर उपस्थित होता है। तो यहाँ अथवा अमंगल जो है वह अमंगल का भाव, अमंगल का अर्थ उसके माध्यम से निकल सकता है। अर्थ सही होता है परंतु अमंगल भाव उसमें से निकलता है, अमंगल अर्थ निकलता है, तो उसी समय उसमें अश्लीलता, यह जो दोष है वह निर्माण होता है। या अपने हर रोज का उदाहरण दिया है, अपने व्यवहार का उदाहरण देते हुए कह दिया है, गिर जाए कहीं किसी से मूल्यवान वस्तु, गिर जाए कहीं यदि किसी से मूल्यवान वस्तु, लोभ से उठाना उसे चाटना है नाक का। यह देख लीजिए, गिर जाए कहीं यदि किसी से मूल्यवान वस्तु, लोभ से उठाना उसे चाटना है नाक का। यहां अर्थ सही है। अगर आपकी एक खाद महत्वपूर्ण वस्तु हाथ से गिर गई, हाथ से नीचे गिर गई, तो गिर जाने के पश्चात आप उसे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ देते, तो उसे उठाने का प्रयास करते हैं। उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है, और झुकना अमंगलकारी माना गया है। झुकना यानी नाक का चाटना, नाक नीचे घसीटना। इसीलिए उसे चाटना है नाक का, यहाँ चाटना है नाक का, यह घृणा व्यंजक शब्द है और पद है। इसी कारण इन पंक्तियों में अथवा इस काव्य में अश्लीलता यहाँ पर व्यक्त होती रहती है। तो इसीलिए काव्य में कैसे होना चाहिए? कविता में सरल, सहज, बोधगम्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सरल शब्द होना चाहिए, सरल शब्द से निकलने वाला अर्थ व्यक्त होना चाहिए, शब्दों से निकलने वाले अर्थ का बोध सहज होना चाहिए, और यहां सब कुछ अगर अर्थ शब्द इसी प्रकार सहज व्यक्त हो गए तो उसी समय काव्य दोष नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके अंतर्गत ने यहां यह उदाहरण दिया है। धन्यवाद।